हेलो स्टूडेंट्स, अपनी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के तहत ये हमारा थर्ड टॉपिक है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। चलिए, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, ये पढ़ेंगे हम आज। आज का टॉपिक है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस क्या होती हैं? चलिए जी बेटा, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट आगे फर्दर एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ए जो है वो बी बना रहा है और बी से फर्दर सी बन रहा है। इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो आपके होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फर्स्ट स्टेज में जो रिएक्ट करके दूसरे स्टेज में आगे फर्दर रिएक्ट कर सकते हैं। In consecutive reaction, the products obtained in the first stage react with each other or with reactants to form new products. This means consecutive reactions proceed in stages. Stages होती हैं इसमें. It is important to note that the velocity coefficient is being determined by such a stage which is the slowest. इसका मतलब जो नेट रेट किस स्पीड से बढ़ेगी आगे, किस स्पीड से जो रिएक्टेंट्स हैं वो जो फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके जो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा वाला है। K1 छोटा है या K2 छोटा है, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो नेट रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड करता है जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसके ऊपर। कंसीडर, इस चीज के लिए हम दोबारा से यहाँ से करेंगे, क्या बोलते हैं, शुरुआत करेंगे। कंसीडर, एक मिनट, कंसिडर द सिंपलेस्ट केस ऑफ consecutive रिएक्शन ऑफ टू स्टेजेस। एक रिएक्शन जिसमें कि दो स्टेजेस इन्वॉल्व है, और वो भी कि दोनों ही स्टेजेस जो हैं दे आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे बात करी, वो रिएक्शन हमने कंसिडर करी है, ए गोइंग टू बी एंड बी फर्दर गोइंग टू सी। लेट K1 एंड K2 बी द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स। K1 जो है और K2 है, ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है किसके, फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स के। और let us consider that at time t0 means just at the start of the reaction, A is the initial concentration of reactant A. और जब बेटा अभी टाइम जीरो था, जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, नो बी और सी हैव बीन फॉर्म्ड, सो द कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी at time t equal to 0 is 0. And let us assume that after time t, जब t समय बीत चुका है, let x is the concentration of A left behind, y is the concentration of B and z is the concentration of C. मैं किसी भी समय मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर हम माने कि टाइम जब t था, उस समय जो A की कंसंट्रेशन x है, B की y है और C की z है। और टाइम t पे, क्योंकि आफ्टर टाइम t हमने कहा A जो कन्वर्ट होता है B और C में, अब नेट A में से x बचा है, B जो बना है y है, C जो बना है z है। तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे t पे A will be equal to the total concentration of A, B and C. It means A is equal to x plus y plus z. चलिए जी, यहां से अब हम पता करने की कोशिश करेंगे एक एक्स को, वाई को और जेड को, एक्स को, वाई को और जेड को। अगर हम ये तीन चीजें पता कर ले, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे इस कंसेक्यूटिव रिएक्शन का निकाल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे ए की। ए सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोज हो रहा है, ए सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम हो रहा है, और सी सिर्फ और सिर्फ बन रहा है। इसका मतलब इट इज द टोटल, यहाँ पे जो जो भी इसकी कंसंट्रेशन है डिपेंड करेगी कि किस स्पीड से ए कंज्यूम हो रहा है। जेड की कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी, सी की कंसंट्रेशन जो जेड है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी किस रेट से सी बन रहा है। जबकि बी की कंसंट्रेशन, बी जो कि मोमेंट टाइम टी पे वाई है, इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी कि किस रेट से बन रहा है और किस रेट से डीकम्पोज हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस आपको देगा वाई। चलिए हम पहले एक्स फिर जेड की बात करते हैं और फिर बाद में बात करेंगे वाई की। चलिए, एट टाइम टी हमने कहा कि जो कंसंट्रेशन है किसकी, ए की, वो क्या है, एक्स है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज गिवन बाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि ये लगातार डिसअपियर हो रहा है, इसलिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए यहाँ पे माइनस लिखा मैंने, माइनस का डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। और डी बाई डी टी का मतलब क्या है कि इसका जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन विद इंक्लूडिंग माइनस साइन जब लगाएंगे, विद टाइम किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, क्या, एक्स। जो टाइम टी पे अगर एक्स है, तो आप फर्दर और जब टाइम में चेंज होगा तो टोटल चेंज इन ए
कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ए सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन में इन्वॉल्व है फर्स्ट स्टेप में, और फर्स्ट स्टेज में जो कंसंट्रेशन है ए की वो एट टाइम टी पे एक्स है, और जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के वन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए मींस रेट ऑफ जो है फर्स्ट स्टेज, दिस इज इक्वल टू के वन इंटू एक्स, वेयर के वन इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे देखिएगा बेटा, दो डेरिवेटिव्स हैं, एक एक्स है, दो आपके जो है पैरामीटर्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक टी है। जब जब टी चेंज होता है एक्स चेंज होता है। हम दो वेरिएबल्स को अलग अलग कर रहे हैं, माइनस डी एक्स यहीं पे रखा, एक्स में यहां से यहां ले गया, और टी डी टी को इधर ले गया, दोनों वेरिएबल्स जो है वो अलग अलग हो गए, सेपरेट कर दिया। और नेट चेंज अब अगर पता करनी है, इंटीग्रेट करेंगे किसी इक्वेशन 3 को ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, इस साइड की इंटीग्रेशन आप देखें, अगर आपकी इंटीग्रेशन यहाँ पे देखें डी एक्स अपॉन एक्स की, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ एक्स होती है। तो मैंने लिखा log ऑफ एक्स, तो माइनस साथ में था इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस log ऑफ एक्स। और के डी टी की इंटीग्रेशन होती है टी, तो के वन इंटू टी, पर क्योंकि हम इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स कर रहे हैं, इसलिए एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया हमने आई सी। ये अभी जो है इसकी कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है, और इसकी वैल्यू पता करेंगे बाय अप्लाइंग द कंडीशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ए। जब टाइम जीरो था, टाइम अभी आगे बढ़ा ही नहीं था, जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। और जब एक्ट टाइम जीरो था तो एक्स की कंसंट्रेशन ए थी, जब जीरो समय गुजरा था तो एक्स पूरे का पूरा भी प्रेजेंट जो था वो पूरा का पूरा ए था, इसलिए माइनस log ऑफ, जब एक्स ए पुट किया एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है आईसी से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया पूरा फैक्टर, तो यहाँ पे बच गया माइनस log ऑफ ए आईसी। आईसी किसके बराबर है, माइनस log ऑफ ए का आई ए में। इस इक्वेशन को पुट कर लीजिए, इक्वेशन 5 को यूज करिए 4 में, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस log ऑफ एक्स इज इक्वल टू के वन टी, और आईसी की जगह क्या आ गया, log ऑफ ए विद माइनस साइन, तो यहाँ पे मैंने पुट कर लिया माइनस log ऑफ ए। अब क्या किया हमने, इधर को ये log ऑफ एक्स जो माइनस वाला है वो इस तरफ ले आया हूं मैं, तो मेरे पास आ गया के वन, और के वन टी को मैं इधर ले गया हूं, तो के वन माइनस के वन टी इज इक्वल टू log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ ए ऑलरेडी इधर था। इसको ऐसा लिखा या इसको उल्टा करके लिख लिया मैंने, log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ ए, जो कि इधर से इधर लिख लिया, और माइनस के टी इधर लिख लिया, माइनस log ऑफ एम माइनस log ऑफ एन इज इक्वल टू log ऑफ एम अपॉन एन। यहाँ पे x माइनस ए है, तो यहाँ पे आ गया log ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस के टी माइनस के वन इंटू टी। और जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट में इधर इंटीग्रेट सॉरी लॉगरिथमिक वैल्यू को, लॉगरिथम को इधर ले जाता हूँ, इसका इनवर्स एंटी लॉग लेता हूँ दोनों तरफ, तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइन ई रेज़ टू माइनस के वन टी। क्या होता है बेटा, ये भी आपको पता है, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, अगर हमारे पास कोई जैसे हमारे पास कोई है log ऑफ एम, log ऑफ के, log ऑफ ए इज इक्वल टू बी के बराबर है, तो log जब हम करते हैं इस तरफ जाता है, या कहीं एंटी log लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू ई log ऑफ बी हो जाता है। मीन्स जब log इस इक्विलिब्रियम के इस तरफ जाता है, यहाँ से जहां जाते ई की शक्ल ले लेता है, और जो भी टर्म यहाँ पे होती है वो उसकी पावर बन जाती है। ठीक है जी, ये था हमारा कैसे यहाँ पे आया, ये क्या चीज, एक्स अपान ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एक्स अपान ए इज इक्वल टू ए, एक्स अपान ए इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस के वन टी, और यहाँ पे x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली ए ई रेस्ट पावर के माइनस के वन टी। अब x देखिए, x जो था कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम t था, वो किसके बराबर हो गया, ए इनिशियल कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ माइनस के वन इक्विलिब्रियम जो आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन एंड टी। मीन एक्स की वैल्यू दो हमारी मेजरेबल क्वांटिटीज की टर्म में आ गई, एक ए और एक के वन, और एट एनी टाइम टी। एक्स की वैल्यू जब जब भी आप टी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आपके पास आने वाली है, कि जब भी आप कंसंट्रेशन ए की पता करना चाहें किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, उस मोमेंट ऑफ टाइम की वैल्यू यहाँ पर ये, तो उस समय जो ए की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे हमें मिल सकती है। ए की वैल्यू, इसकी एक्स की बात हो गई, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम पता करेंगे पहले एक्स की वैल्यू, फिर हम पता करेंगे जेड की वैल्यू, फिर हम पता करेंगे वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड की टर्म में। अब वाई जेड कहाँ पे है, जेड है सी की कंसंट्रेशन, और सी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन में बन रहा है, कौन सी रिएक्शन है, सेकंड स्टेप है। और जेड, जेड का बनना कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में है, और इसका मतलब हम कहेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड।
कि किस स्पीड से जेड बन रहा है। यहाँ पे था रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स, यहाँ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड, तो दिस विल बी डी जेड अपॉन डी टी विद पॉजिटिव साइन। और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ सिर्फ इस रिएक्शन पे, और इस रिएक्शन में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, K2। और इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है बी, तो बी की कंसंट्रेशन टाइम टी पे क्या है, वाई, तो डी जेड अपॉन डी टी इट विल बी इक्वल टू K2 इंटू वाई। यही मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ही मैंने टाइम को सेव करने के लिए पहले से मैंने लिख के पीडीएफ बनाई है आप लोगों के लिए। नो, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज गिवन बाई डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू K2y, सेकेंड स्टेज की जो बात अभी मैं ऊपर कर रहा था। चलिए, z की बात भी हो गई, एक उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z भी हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ जो हमारा x था वो भी हो गया। अब एक तीसरी चीज हमारे पास, वो क्या चीज है, वो है y की जो है वैल्यू डिपेंड करती है दो स्टेजेस पे। फर्स्ट स्टेज जहां पे कि y बन रहा है, और सेकंड स्टेज यहाँ पे कि y कंज्यूम हो रहा है। फिर से देखिएगा, y दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो यहाँ पे इसका बनना और एक यहाँ पे डिकम्पोज होना, किस स्पीड से बना और किस स्पीड से डिकम्पोज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस आपको देगा क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। मैं फिर से बताऊं आपको कि वाई दो इक्वेशंस का पे डिपेंड करता है, एक फर्स्ट स्टेज के रेट पे और सेकंड स्टेज के रेट पे। फर्स्ट स्टेज का रेट क्या है, K1 इंटू एक्स, सेकेंड स्टेज का रेट क्या है, K2 इंटू वाई। इसका मतलब जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई होगा वो डिपेंड करेगा K1 इंटू एक्स माइनस K2 इंटू वाई के ऊपर। फिर से बात करेंगे कि हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए कहिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहिए, उस पर डिपेंड करेगा। और रेट ऑफ जो क्या बोलते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ वाई डिपेंड करेगा, या तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलिए या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड बोलिए। जिस स्पीड से जेड बनता है उसी स्पीड से वाई जाता है। इसका मतलब वाई को हम दो टर्म्स में लिखेंगे, एक जो कि हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखा, और एक रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो जेड लिखा। Rate of disappearance of A is equal to the rate of formation of Y, and rate of formation of Z is equal to rate of disappearance of क्या, rate of disappearance of Y। और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो that will be the net rate of formation of Y। और नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई कैसे दिया जाएगा, फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन लिख रहा हूं, तो डी वाई बाई डी टी it should be equal to, it is going to be equal to rate of decomposition disappearance minus rate of formation of z, rate of disappearance of a and rate of formation of z, इन दोनों का डिफरेंस यही लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, also since the rate of formation of B is given by K1x first stage इस पे भी बन रहा है, and rate of decomposition of B into C is given by K2y second stage, therefore the net rate of accumulation of B, that is the net rate of formation of B, which is dy by dt in the process is written as dy by dt is equal to rate of disappearance of A, और डिफरेंस करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, और रेट ऑफ ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहिए या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई कहिए, और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कहिए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ वाई कहिए, इन दोनों रेट्स का जो डिफरेंस है वो है नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। इसको मैंने ऐसे लिखा कि क्योंकि यहां अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लस में लिखना था, लेकिन बाहर माइनस क्यों डिफरेंस लिया, कि इन दोनों का डिफरेंस लेना था, तो माइनस डी जेड अपॉन डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू भी हमारे पास है और डी जेड अपॉन डी टी की वैल्यू भी हमारे पास है। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ये आपने लिखी हुई है यहाँ पे बेटा, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये शुरू में लिखी थी हमने, क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी K1x है, और अब x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। x की वैल्यू क्या है, ये दोनों चीजें हम डालेंगे इसमें, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1x, और x की वैल्यू यहां से हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे चलेंगे आगे। अब नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई की बात कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या, हमने कहा माइनस K1x, क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, और माइनस माइनस क्यों आया, माइनस आया ये वाला माइनस, और ये एक चीज क्या है K2y, ये K2y है डी जेड अपॉन डी टी, इन दोनों का डिफरेंस फिर से देखिएगा वीडियो को रिवाइंड करके, जो मैं कह रहा हूं कि नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, कि एक कौन सा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और माइनस तो फार्मूला में लगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस लेना था, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेड या रेट ऑफ जो आपका फॉर्मेशन ऑफ जो सी था, सी
चलिए जी, डी वाई बाई डी टी इजिकल टू माइनस के वन एक्स के वन माइनस ये रहा, एक्स की वैल्यू हमने यहां से यूज करी, ऊपर जो मैंने आपको बताई ए ई रेस्ट पावर माइनस के वन टी और के टू वाई ऐसा ही। अब एक यहाँ पे स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका नेट जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ये आपको रखना पड़ेगा कि इसका सोल्यूशन जो है, इसका सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये सोल्यूशन है जो कि हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस का है। ये लीनियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, जिसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, और सोल्यूशन ऑफ दिस इज गिवन बाय, ये चीज बेटा स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ये एक टॉपिक है मैथमेटिक्स के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस का, कि यहां से इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो y विल बी इक्वल टू ए ई रेस्ट पावर माइनस के टू टी, और साथ में क्या है, ये पूरा टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, ये तो सोल्यूशन है, ये याद रखनी पड़ेगी इसको। आप मैथमेटिकली और हमने सॉल्व किया हुआ है कि y इज इक्वल टू, देखिएगा किया क्या है कि के टू माइनस के वन, के टू माइनस जो के वन है वो जो है, दोनों में के टू माइनस के वन जो है कॉमन है, मैंने यहां ले लिया, बाहर ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे क्या है के वन इंटू ए, के वन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और ए ये वाला मैंने यहाँ पे रख लिया, ए को बाहर रखा, के वन जो है कॉमन निकाला, के टू माइनस के वन कॉमन निकाला, बाहर ले लिया, इस के टू ई रेस्ट पावर माइनस के टू टी से मल्टीप्लाई किया अंदर, किस किस के साथ, ये के वन बाहर चला गया था तो ऊपर आ गया मल्टीप्लिकेशन इसका और ये इस फैक्टर का, माइनस यहाँ पे क्योंकि के वन भी बाहर चला गया था, के टू माइनस के वन भी बाहर चला गया था, सिंपली हमारे पास ये चीज जो है यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये टर्म आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू के वन ए अपॉन के टू माइनस के वन इंटू, इनको मल्टीप्लाई किया, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, एक e की पावर ये है और a की पावर ये है, इन दोनों को ऐड कर लिया तो e की पावर माइनस के टू टी प्लस के टू इंटू टी, प्लस प्लस में जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस टर्म है, के प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, के वन टी, और ये टर्म अपनी जगह पे है, बेस ये जो पावर प्लस माइनस काट दिया तो नेट मेरे पास जो रिएक्शन बची वो बची ई रेस्ट पावर माइनस के वन टी, ये माइनस यहाँ पे, और ई रेस्ट पावर के टू टी, यहां तक पहुंच के y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज, नोन कौन कौन सी हैं, a जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, k1 और k2 जो कि हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर टू रिएक्शंस हैं, टू स्टेप्स हैं, ये भी हमारे पास नोन है। एज फ्रॉम द इक्वेशन हमें पता है a जो है x प्लस वाई प्लस जेड दिया जाता है, अब x भी निकल गया हमारे पास, जो पहले निकाला था हमने y भी निकल गया, तो z भी जो है नोन टर्म्स की क्वांटिटी में लिख सकते हैं, कैसे, z इज इक्वल टू ये a अपनी जगह पे, ये x की वैल्यू ऊपर से यूज करी है हमने जो कि a इंटू ई माइनस के वन टी होता है, और y की z की वैल्यू, y की वैल्यू अभी आपने ये नोट करी है इक्वेशन 11 में, वो जब यहाँ पे यूज करी तो हमारे पास ये नेट इक्वेशन बन गई। अब इसमें से भी देखिएगा एक टर्म ये है हमारे पास, एक टर्म हमारे पास ये वाली है, कौन सी है बेटा, एक टर्म ये वाली है पूरी, और एक टर्म मैंने इस पूरे को इकट्ठा कर लिया, इस क्वेश्चन को इकट्ठा कर लिया, तो हमारे पास क्या हो गया, अब इसका जो इसके डिनोमिनेटर में बेटा क्या है, इसके डिनोमिनेटर में के टू माइनस के वन है, जबकि इसके डिनोमिनेटर में वन है, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम लेके के टू माइनस के वन मैंने ले लिया क्या एलसीएम, तो यहाँ पे के टू माइनस के वन से यहाँ इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होनी है, तो ये आ गया ए माइनस ए, जो ये पूरा एक फैक्टर है, इसके साथ जब मैंने के टू माइनस के वन को मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी टर्म ऊपर वाली ये टर्म और ये टर्म ऊपर है दोनों, तो ये आपस में मल्टीप्लाई पहले से है, ये रखी मैंने यहाँ पे, और के टू माइनस के वन दोनों का नीचे कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया। अब इस टर्म को जिसको मल्टीप्लाई किया था के टू माइनस के वन से, और ये टर्म जो है यहाँ ऑलरेडी है, और ये टर्म दोनों के कॉमन हमारा जो है डिनोमिनेटर आ गया। अब मैंने इसको सॉल्व किया, बस ए को मल्टीप्लाई किया के टू माइनस के वन से, तो ए या इस समय देखिए ए इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में से कॉमन निकाला तो ए बाहर आ गया, इसमें क्या बचा वन, यहाँ पे एक जगह वन, और यहाँ पे ए ऑलरेडी चला गया बाहर, तो ई रेस पावर के वन माइनस टी बचा, के टू के वन माइनस के वन अपनी जगह पे है, इसका ए वन भी चला गया बाहर, तो बच गया क्या, के वन इंटू ई रेस पावर माइनस के वन टी माइनस ई रेस पावर माइनस के टू टी। अब इसको और फर्दर सॉल्व किया हमने, और के टू माइनस के वन को भी बाहर ले लिया है, बाहर हमारा रह गया ए अपॉन के टू माइनस के वन, और अंदर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, वन से पहले मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे फैक्टर को, वन इंटू के टू एंड वन इंटू माइनस के वन ये आ गया, अब माइनस के वन ई रेस्ट के वन टी को मल्टीप्लाई करूंगा के टू माइनस के वन से, किस किस की मल्टीप्लीकेशन है, किसकी और इन दो फैक्टर्स की, तो पहले माइनस के वन
टी ई रेस पर K1 टी इंटू K2, ये आ गया माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और K1 इंटू ई रेस पर माइनस K1 टी आ गया। फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया अंदर इसके साथ, तो आ गया माइनस K1 इंटू ई रेस पर माइनस K1 टी, फिर माइनस K1 इंटू माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस हो गया K1 ई रेस पावर माइनस K2 टी। अब दोनों ये एग्जैक्ट टर्म्स हैं, सेम टर्म्स हैं विद अपोजिट साइन, ये भी काट दिया हमने, तो मेरे पास z आ गया a अपान K2 माइनस K1, और ब्रैकेट में देखिए एक टर्म K2 वाली है, जहां जहां K2 है उसको इकट्ठा कर लिया, ये K2 है, और एक यहाँ पे कहाँ पे ये K2 है, तो ये आ गया K2 माइनस K2, K2 K2 कॉमन भी निकल सकता है यहाँ से, K2 वाली दोनों टर्म्स मैंने इकट्ठी कर ली, K2 माइनस K2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस K1 टी। फिर एक माइनस K1 यहाँ पे है, K1 यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया माइनस, जब माइनस बाहर निकाला तो ये K1 तो अंतर प्लस में चला गया, लेकिन ये जो K1 था क्योंकि प्लस में था ये माइनस में हो गया, तो ये टर्म्स हमारे पास आ गई। इस तरह से आपने देखा कि हम z भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a K1 K2 एंड K1, और कुछ भी नहीं है, x भी निकल गया, y भी निकल गया, और z भी निकल गया, एंड व्हेन x y एंड z, when x, y, and z are plotted against the function of time, we obtain the curves x, y, curves जो हम x, y और z क्या है उसको, x, y और z जो है they are the concentrations of a, b and c at any moment of time, with the passage of time x, y, z चेंज हो रहे हैं, लेकिन हर टाइम पे इनकी अपनी अपनी वैल्यूज है, और जब मैं इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन जो ए, बी और सी की, दे विल बी obtained एज द कर्व्स ए, बी एंड सी। आप देख रहे हैं ए लगातार जो है कम हो रहा है, सी लगातार बढ़ रहा है, जबकि बी के केस में क्योंकि पहले वो बढ़ता है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, और फिर उस पे बाद अपने दोबारा से ये जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ यही ट्रेंड यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉल्स कंटिन्यूसली, कंसंट्रेशन ऑफ सी राइजेस कंटिन्यूसली, वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ बी राइजेस टू ए मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस विद टाइम। ये भी क्यों हुआ, क्योंकि बी का रेट, बी की जो कंसंट्रेशन है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, क्या, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो बी को डिसाइड करता है। शुरू में क्योंकि रेट ऑफ जो आपका फॉर्मेशन ऑफ ए था, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए था, ये वो ज्यादा था एज कंपेयर टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। कहिए कि बी, शुरू में जो बी का जो था, शुरू में सिर्फ बी बन रहा था और डिकम्पोज सी में कम हो रहा था, इसलिए इसकी लगातार कंसंट्रेशन बढ़ती गई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे से आगे बढ़ते गए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो बी था वो कम होने लगा, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ने लगा, मींस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए घटने लगा और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बढ़ने लगा, और इस तरह एक स्टेज के बाद रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी जो है वो कम होने लगा। ये था हमारा बेटा पूरा कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के बारे में, इनके ट्रेंड के बारे में, और जब ए, बी और सी की कंसंट्रेशन किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे जो कि एक्स, वाई और जेड से रिप्रेजेंट की गई है पता चल जाती है, तो हम इसके रेट के बारे में कभी भी किसी भी मोमेंट पे कोई भी चीज जो है वो बात कर सकते हैं। और इसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो बेस्ट एग्जांपल जो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसीटोन है, जो कि दो स्टेप्स में जाके डिकम्पोज होती है, और अल्टीमेटली हमारे पास बनता है क्या, इथाइलीन। ये था पूरा कंजुगेटिव रिएक्शंस के बारे में। अगर आपको कुछ चीज समझ ना लगी हो तो वीडियो को रिवाइंड करके कहीं पे स्टॉप करके, जहां पे भी आपको कोई स्टेप समझना है तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके समझ सकते हैं। ये था कंजुगेटिव रिएक्शंस के बारे में। थैंक यू।